हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर तक का है वो कवर कर लिया था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। अब नोमेनक्लेचर के बाद यदि मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया है कि जो बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस है उसमें 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उनकी डिटेल्ड स्टडी यहाँ पे हमें करनी है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की यदि मैं बात करूं तो जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, साथ ही ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और कलरलेस लिक्विड होते हैं और ये मोर स्टेबल होते हैं। अब देखिए, कोई भी कंपाउंड है वो स्टेबल यदि है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन तो होता है ना कि ये क्यों स्टेबल है। तो ये वाले जो कंपाउंड्स है ये स्टेबल क्यों होते हैं, यहाँ पे रीजन क्या होता है इनकी स्टेबिलिटी का, वो होता है इनकी हायर रिजोनेटिंग एनर्जीज। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो रिजोनेटिंग एनर्जीज हैं वो बहुत ही हायर होती हैं, बहुत ज्यादा रिजोनेटिंग एनर्जीज होती हैं, और जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग एनर्जी होगी कोई भी कंपाउंड है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सो हम बोल सकते हैं कि रिजोनेटिंग एनर्जीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग एनर्जी होगी वो कोई भी कंपाउंड हो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम पढ़ने वाले कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला जो कंपाउंड है वो अपना आता है थायोफिन, सेकंड आता है पिरोल और थर्ड आता है अपना फ्यूरेन। ठीक है, थायोफिन, पिरोल और फ्यूरेन। तो यदि हम बात करते हैं इनकी रिजोनेटिंग एनर्जीज की, तो रिजोनेटिंग एनर्जीज हैं वो थायोफिन की रिजोनेटिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है, और वो कितनी होती है 117 किलो जूल पर मोल होती है। यानी कि यदि आपने थायोफिन का एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है तो उसकी रिजोनेटिंग एनर्जी वो कितनी होती है 117 किलो जूल पर मोल होती है, और ये रिजोनेटिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। तो जो थायोफिन होता है वो अपना बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। नेक्स्ट हम वो करते हैं पिरोल पे। तो पिरोल की जो रिजोनेटिंग एनर्जी है वो इन कंपेयर टू थायोफिन थोड़ी सी लो होती है, लेकिन यदि वैसे देखें तो इसकी भी जो रिजोनेटिंग एनर्जी है वो हाई होती है, और इसी की वजह से पिरोल है वो भी अपना स्टेबल कंपाउंड होता है। थर्ड हम वो करते हैं फ्यूरेन पे। तो फ्यूरेन की रिजोनेटिंग एनर्जी है वो पिरोल और थायोफिन दोनों के कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम होती है। समझ आ रही चीज, ये वाली जो फ्यूरेन की रिजोनेटिंग एनर्जी है वो थायोफिन और पिरोल की कंपेयर में बहुत कम होती है, और वो कितनी होती है 71 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनकी रिजोनेटिंग एनर्जीज की। और रिजोनेटिंग एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा है तो वहां से हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, थायोफिन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन पिरोल होगा और देन फ्यूरेन होगा। ठीक है, तो ये होता है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि थायोफिन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन पिरोल होगा और देन फ्यूरेन होगा। देन हम मूव करते हैं सेकंड फैक्टर पे कि इनका एरोमेटिसिटी ऑर्डर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो एरोमेटिसिटी ऑर्डर की यदि मैं बात करूं तो एरोमेटिसिटी जिसके लिए जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग एनर्जी होगी, ठीक है, यानी कि जो जितना ज्यादा रिजोनेंस यहाँ पे शो करेगा वो उतना ही ज्यादा एरोमेटिक होगा। ये चीज तो क्लियर है ना कि जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतनी ज्यादा रिजोनेटिंग एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग एनर्जी होगी उतना ही कोई कंपाउंड है उसमें एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज्यादा होती हैं। तो यहाँ से इनका जो एरोमेटिसिटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होता है। थायोफिन के लिए रिजोनेटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तो इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो भी सबसे ज्यादा होता है। देन हम आते हैं पिरोल पे। तो पिरोल के लिए रिजोनेटिंग एनर्जी है वो थायोफिन की कंपेयर में कम होती है, तो ये थायोफिन की कंपेयर में कम एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूरेन पे। तो फ्यूरेन है उसका एरोमेटिसिटी है वो सबसे कम होता है। रीजन क्या है, ड्यू टू लोअर रिजोनेटिंग एनर्जी। जिसके लिए रिजोनेटिंग एनर्जी सबसे कम होगी वो उतना ही कम एरोमेटिक होगा, और जिसके लिए रिजोनेटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा यहाँ पे एरोमेटिक होगा। अब एरोमेटिसिटी का ऑर्डर देख लिया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे ब्रेक करता है। जैसे हम क्या लिखते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है, ये चीज हम जनरल ऑर्डर पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, यानी कि जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे पहली चीज यहाँ से ये जो रूल है ये ब्रेक होता है। दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जिसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी है वो यहाँ पे सबसे कम होगी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, जिसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी है वो कम होगी। तो ये चीज भी यहाँ से ब्रेक कर रही है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होती है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर की यदि
मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो कौन होता है, पिरोल होता है। यदि हम इस फैक्टर के अकॉर्डिंग चलें तो स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी है, फ्यूरेन की है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी किसकी चाहिए थी, फ्यूरेन की होनी चाहिए थी। लेकिन ये वाला फैक्टर है, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप रिएक्टिविटी को स्टेबिलिटी की टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। ये वाला जो है ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पे होनी तो चाहिए थी रिएक्टिविटी फ्यूरेन की ज्यादा, और वो किसकी रही है, पिरोल की ज्यादा हो रही है। देन यहाँ पे फ्यूरेन की रिएक्टिविटी होती है, और थायोफिन है वो अकॉर्डिंग टू फैक्टर चलता है कि यदि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एरोमेटिसिटी ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी है वो कम होती है। तो समझ आ रहा है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो यहाँ पे क्या होगा, पिरोल है वो मोर रिएक्टिव होगा, देन फ्यूरेन होगा, और देन थायोफिन होगा। अब चलो याद तो हो गया, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है कि क्यों ये कम ज्यादा रिएक्टिव हो रहे हैं, और यहाँ पे जो जनरल ऑर्डर है वो क्यों ब्रेक हो रहा है। तो उस चीज के लिए देखिए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे हम तीनों कंपाउंड्स को लिख ले रहे हैं। ये वाला हो गया अपना पिरोल, नेक्स्ट हो गया अपना फ्यूरेन, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हो गया अपना थायोफिन। ठीक है, पिरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। तो देखिए हमें क्या बताना है, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो देखिए यहाँ पे जीओसी वो बहुत काम आती है, और इसीलिए ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले हमेशा जीओसी पढ़ना चाहिए। तो जीओसी किस तरह से काम करेगा, देखिए यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं इस वाले नाइट्रोजन को, यहाँ पे हेटेरो एटम कौन कौन से है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। और हेटेरो एटम है तो ये हेटेरो एटम क्या करेंगे कि रिंग में डिलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, और डिलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसकी वजह से हो रहा है, इनके जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वजह से। ठीक है, यहाँ से नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में जा रहे हैं, और रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलर यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन में कंसिडर होता है, और यहाँ से सल्फर का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में कंसिडर होता है। तो इनकी जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी है, इसी के बेसिस पे इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो निकल के आता है। कैसे, देखिए एक बार के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं पिरोल और फ्यूरेन की। ठीक है, पहले हम कंपेयर किसकी कर रहे हैं, पिरोल और फ्यूरेन की। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि ये रिएक्टिव क्यों हो रहे हैं, रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ से जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है और ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है ये कहाँ पे जाएगा, रिंग में जाएगा, डिलोकलाइजेशन होगा। और यदि ये रिंग में जा रहा है तो रिंग में कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज आएगा, इसीलिए रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल्स के टुवार्ड्स है वो रिएक्टिविटी शो करेगी। समझ आ रही है चीज, यहाँ से लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग की तरफ मूव करेंगे, रिंग की तरफ मूव करेंगे, रिंग में नेगेटिव चार्ज आएगा, और रिंग में यदि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये वाली जो रिंग है ये क्या करेगी, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड्स, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रिएक्टिविटी शो करेगी। तो देखिए यहाँ से कौन सा लॉन पेयर है वो इजीली जा सकता है। हमने क्या लिया हुआ है, 2 एटम लिए हुए हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों एटम्स में दोनों ही जगह से जो लॉन पेयर दोनों ही जगह से जो इलेक्ट्रॉन से जा रहे हैं वो कहां से जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग से जाएंगे, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। लेकिन जब हमने बात की थी, जब हम बात कर रहे होते हैं सेम पीरियड में, ठीक है, दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट्स, और सेम पीरियड में जब हम डोनर एबिलिटी को डिसाइड करते हैं तो वो किसके बेसिस पे करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो डोनर एबिलिटी है वो इसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऑक्सीजन है वो इतना आसानी से यहाँ पे अपने लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में नहीं देगा जितना नाइट्रोजन दे रहा है। चीज क्लियर हुई, ऑक्सीजन है वो इतना आसानी से यहाँ पे लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में नहीं देगा जितना नाइट्रोजन देगा। तो नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में बड़े ही आसानी से जाए जा रहे हैं, और यदि ये रिंग में आसानी से जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि रिंग पे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा, और रिंग पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा रिंग इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ उतना ही तेजी से या फिर उतना ही अच्छे से केमिकल रिएक्शंस है वो शो करेगी। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ कि क्यों पिरोल की रिएक्टिविटी है वो फ्यूरेन से ज्यादा होती है। समझ आ रही बात, क्यों, क्योंकि यहाँ से लॉन पेयर का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली जा सकते हैं रिंग में, और यहाँ से नहीं जा सकते। तो पिरोल और फ्यूरेन की तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे तो हमने
डिसाइड कर दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। लेकिन अब फैक्टर ये आ जाता है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चल रहे हैं तो फिर तो थायोफिन है वो सबसे इजीली यहाँ पे अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को देता है। हाँ देता है, मानते हैं कि ये जो थायोफिन है ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिंग में देता है और इस वाले रिंग पे नेगेटिव चार्ज है वो भी अच्छा खासा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी है वो कम क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला अपना कौन सा एटम है? कार्बन है, और ये वाला अपना कौन सा एटम है? सल्फर है। और कार्बन और सल्फर दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है इनके साइज में। कार्बन में साइज है वो छोटा होता है और सल्फर का साइज है वो काफी बड़ा होता है। अब देखिए आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देने हैं। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो देखिए आपने ये तो लिया हुआ है सल्फर, ठीक है, और ये लिया हुआ है कार्बन। ये वाला कौन सा है? कार्बन है। ये वाला कौन सा है? सल्फर है। तो अब दोनों का जो ओवरलैपिंग जोन है वो कितना सा है? बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच की जो ओवरलैपिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होती और इसीलिए यहाँ से ये वाले जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये इतना इजीली नहीं जा पाते जितना पिरोल में जा रहे हैं। तो समझ आ रही है चीज? क्यों? यहाँ पे तो कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? साइज का फैक्टर काम कर रहा है कि सल्फर का साइज बड़ा होता है और कार्बन का साइज छोटा होता है, और सल्फर और कार्बन के साइज में ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से इनके बीच की ओवरलैपिंग है वो बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। और ओवरलैपिंग जब अच्छी नहीं है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना उतना आसान नहीं होता। यदि हम बात कर रहे हैं सल्फर के पी ऑर्बिटल्स की और कार्बन के पी ऑर्बिटल्स की, तो सल्फर के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो काफी आउटर साइड होते हैं और कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो काफी अंदर की साइड होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो इतना इजी नहीं होता। तो यहाँ से आपको किसके बेसिस पे डिसाइड करना है? साइज के बेसिस पे। और पिरोल और फ्यूरेन को किसके बेसिस पे डिसाइड करना है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। तो यहाँ से ऑर्डर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। कभी भी भूल के ये वाला ऑर्डर मत लिख देना कि सबसे ज्यादा है वो फ्यूरेन रिएक्टिव होगा, देन पिरोल होगा और देन थायोफिन होगा। बिल्कुल ही रॉन्ग ऑर्डर होगा, ठीक है। ये रॉन्ग होता है, ये राइट होता है। समझ आया कैसे होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर काम करेगा और यहाँ पे साइज का फैक्टर काम करेगा। तो ये होता है इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर और इनका एरोमेटिसिटी ऑर्डर। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं वो देखेंगे इनकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है कि किस तरह से लॉन पेयर है वो यहाँ पे रिंग में मूव करता है और रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो आता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हम कॉमन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सभी के लिए देखने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर लिया और यहाँ पे जो X है वो हमने क्या रखा है? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है या फिर सल्फर हो सकता है। X है वो हमारा क्या हो सकता है? या तो ऑक्सीजन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन हो सकता है या फिर सल्फर हो सकता है, क्योंकि तीनों पे ही एक एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है और तीनों का सिर्फ एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ही रिंग के साथ डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या करेगा कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिंग की तरफ जाएगा। तो यदि ये रिंग में मूव कर रहा है तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे देखिए कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ पे जा रहे हैं? पर्टिकुलर इस कार्बन पे जा रहे हैं। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो रही है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आएगा। पीछे वाला जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा। अब देखिए हेटेरो एटम जो है अपना उसने अपने लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन यदि यूज कर दिया तो हेटेरो एटम पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, समझ आ रही चीज? हेटेरो एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और रिंग में कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए हमने क्या बोला कि डिलोकलाइजेशन होना है, यानी कि घूम के आएगा पूरी रिंग पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आके कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके अगेन नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो अपनी कुछ इस तरह से होगी।
ठीक है, ये इतना अपना ऐसे कैसा बना हुआ है। देन हमें क्या करना है कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज को कन्वर्ट किस में करना है, बॉन्ड में करना है। और यहाँ पे जो बॉन्ड था वो क्या बन गया, अब नेगेटिव चार्ज बन गया। अगेन क्या होगा, इस बार हम क्या करेंगे, फिर से नेगेटिव चार्ज को तो रिंग में इंसर्ट करवा देंगे और जो बॉन्ड है उसका नेगेटिव चार्ज बना देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारी होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, हमने क्या किया कि नेगेटिव चार्ज को रिंग में इंसर्ट कराया। जैसे ही रिंग में इंसर्ट होगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन हेटेरो एटम है वो तो अभी भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे तो अभी भी पॉजिटिव चार्ज ही रहना, और यहाँ पे आ गया नया नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो बॉन्ड था ये अपना सिमिलर ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, देखिए कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग में मूव करेगा, और रिंग में मूव करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारी कुछ इस तरह की बनती है, X पॉजिटिव देन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देख लीजिए स्टार्टिंग में आइए, यहां से हम चले थे, पहले इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले पे भी आ गया, इस वाले पे भी आ गया, सिर्फ एक ही कार्बन बचा था उस पे नेगेटिव चार्ज आना था। तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप बैक चेक कर सकते हो कि हमारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सही बनी है या फिर नहीं बनी। तो आपके जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके चारों कार्बन एटम्स हैं, सभी पे यदि एक एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि 4 बनाए तो किसी पे तो आया ही नहीं और किसी पे 2 बार नेगेटिव चार्ज आ गया, सभी पे यदि एक एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो करेक्ट बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चारों के चारों कार्बन एटम्स हैं, सभी पे नेगेटिव चार्ज है वो एक एक बार आया है, डिलोकलाइज हुआ है चार्ज रिंग में, और आपको देखने को मिल रहा है कि हर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिंग पे तो नेगेटिव चार्ज है और हेटेरो एटम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और एट द लास्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज अगेन आके यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होके और क्या करेगा, हेटेरो एटम को इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बैक रिटर्न करेगा। तो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमारी कुछ फॉर्म होती है इस तरह से, यानी कि अगेन अपना 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होता है कि ये तो हो गई हमारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट वाली अपनी ये होती है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, 1 to 5th है, ये तो हो गई हमारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जहां पे हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो सारी की सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम एक स्ट्रक्चर में जहां शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, तो सारी की सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करने वाला जो एक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो रिजोनेंस हाइब्रिड में हमें क्या शो करना है कि हमने सारी की सारी पांचों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या देखा कि जो हेटेरो एटम है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा रिजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, और वो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, रिंग में तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, रिंग में तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और हेटेरो एटम पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हेटेरो एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फर्स्ट टू फिफ्थ है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये अपना रिजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, ये क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो इतनी चीज क्लियर हो रही है, और इसी के बेसिस पे, इस रेजोनेंस हाइब्रिड के बेसिस पे, इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो अपने 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, देखिए ये वाली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये थायोफिन के लिए, फ्यूरेन के लिए और पिरोल के लिए, तीनों के लिए कॉमन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपका जो हर कंपाउंड उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कुछ इसी तरह से बनने वाली हैं। अब यहाँ से क्या प्रिडिक्ट होता है कि रिंग में हर बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जब हम बात करें इनकी केमिकल रिएक्शंस की तो रिंग में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स ये किसकी तरह से बिहेव करेगी, रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह से। ठीक है, रिंग बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, और यदि रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर रही है तो ये रिएक्शन से कौन सी शो करेगी, यानी कि इस पे अटैक किसका होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा, इतना तो क्लियर है। तो वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां से ये कौन सी रिएक्शंस देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
तो पता चल रहा है जितने भी 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपने, चाहे हम बात कर रहे हैं थायोफीन की, चाहे हम बात कर रहे हैं फ्यूरेन की या फिर पिरोल की, तो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो शो करेंगे। अब बात ये आती है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों शो कर रहे हैं, तो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? और ये वाले जो कंपाउंड है ये भी क्या होते हैं? अपने एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो एरोमेटिक यदि हैं तो सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन वो शो नहीं करेंगे। हाँ, एडिशन रिएक्शन शो करेंगे तो कब करेंगे? जब आप यहाँ पे बहुत ही हार्ड जो कंडीशन है वो अप्लाई करते हो, ठीक है, बहुत हार्ड रिएक्शन कंडीशन यदि दे देते हो देन यहाँ पे एडिशन पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज यदि आप नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस के साथ यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करवाना चाहो तो पॉसिबल कभी नहीं होगा। देन रिएक्शन कौन सी होंगी? आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों हो रही हैं? क्योंकि हेटेरो एटम के लोन पेयर की वजह से रिंग में तो आ रहा है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रिंग है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है, और यहाँ पे रिंग न्यूक्लियोफाइल की बिहेव कर रही है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। तो ये रिएक्शन किसके साथ शो करेगी? इलेक्ट्रोफाइल के साथ शो करेगी। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हो रही है। हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है कि इनका एरोमेटिक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एरोमेटिसिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिजोनेटिंग एनर्जीज और इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में इनकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यदि आपको ये वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए दैट मीन्स आप तीनों कंपाउंड्स में से किसी की भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इजिली बना सकते हो। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। ठीक है, कल मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।